नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट बुक आई है, इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें इससे पहले जो है हमने 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिया है। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। बात करें तो आप पिछला प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। और बात करें दोस्तों तो यह एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, एक सुबह 9 बजे और एक शाम जो है 4 बजे अपलोड किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, अगर इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा से प्रश्न। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पथ भ्रष्ट में समास बताना है। पथ भ्रष्ट में समास बताना है, क्या कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है। तो आप कहेंगे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, पथ भ्रष्ट, पथ पथ से भ्रष्ट कहेंगे। पथ से भ्रष्ट अर्थात किसी रास्ते पर वह व्यक्ति जा रहा है तो वह रास्ते से भटक गया है। अगर हम बात करें सीधे से उदाहरण के लिए, तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आप उस एग्ज़ाम को छोड़कर किसी और एग्ज़ाम या फिर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि पथ से भ्रष्ट हो गए हैं हम, मतलब हमारा लक्ष्य कोई और था, हम किसी और लाइन में चले गए, अर्थात हम उस रास्ते से जो है भटक गए हैं। पथ से भ्रष्ट, से का यहाँ कारक हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण की बात करते हैं तो जैसे पहला वर्ग पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है वर्ग का अक्षर। जैसे का होगा, गा होगा और क्या होगा, अंगा होगा। यह जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। बचा बीच में खा और घा जो होते हैं यह महाप्राण होते हैं। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो दिया गया है वह अल्प प्राण है। 3 में से दिया होगा कोई ना कोई, क, ख और अंग दिया है। तो आप कहेंगे अल्प प्राण जो होता है पहला और तीसरा होता है, तो तीसरा जो है ग दिया गया है इसमें, तो आप कहेंगे यह अल्प प्राण है। बाकी खा जो दिया गया है या दूसरे पाता है तो आप कहेंगे महाप्राण होता है। घा आता है आपका चौथे पर तो यह महाप्राण है। ठा आता है तो दूसरे पाता है तो यह भी आपका महाप्राण हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि अल्प प्राण कौन है, तो आप कहेंगे गा वाला जो है अल्प प्राण होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि संख्या गमन का संधि विच्छेद बताना है। संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होता है? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सखी प्लस आगमन होता है। संधि विच्छेद करने का अर्थ होता है, इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे संख्या लिखा गया है तो आप कहेंगे इसे सखी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सखी प्लस आगमन होता है। ठीक है, सखी प्लस आगमन होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? पहले वाले में दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर संधि की बात करें इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो हमने बताया है, संधि का टॉपिक हमने पढ़ाया, अगर यह शब्द आता है या से पहले कोई व्यंजन आधा आता है, जैसे इसमें खा आया है, अगर वो आधा आता है या फिर ता आता है, कुछ भी व्यंजन या से पहले आधा आते हैं तो वहाँ जो होता है यण संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहेंगे यण संधि होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? संख्यागमन में यण संधि होती है, लेकिन हमसे विच्छेद ही पूछा गया है, तो सखी प्लस आगमन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यह जो चिन्ह बताया गया है रेखांकित चिन्ह का पहचान कौन सा होता है? इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? लोप सूचक जाना जाता है, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक या फिर टीका सूचक। तो आप कहेंगे इस चिन्ह को हम जानते हैं लोप सूचक नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि जिसका प्रयोग निश्चित शब्द या समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव अर्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं?
जिसका प्रयोग किसी शब्द या फिर समुदाय या पूरे वाक्य के लिए प्रदान भावार्थ प्रदान करता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे जो कहा जाता है निपात कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है छठवां, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम होता है और तद्भव होता है, विदेशज शब्द या दो भाषाओं के मेल से मिलकर बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द होता है दोस्तों दो भाषा, जैसे बात करते हैं रेलगाड़ी ले लीजिए, रेल, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। अब इसमें देखिए दो शब्द मिल रहे हैं आप, एक रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है आप कहेंगे हिंदी शब्द है, अर्थात दो शब्दों को मेल से बनने वाला जो शब्द होता है उसे संकर कहते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दो भाषाओं के मेल से, सॉरी, दो भाषा मिलती हैं, एक रेल तो अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, अर्थात आप कहेंगे दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना है, उसे कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। डी वाला यहाँ आप बिल्कुल सही कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न कह रहा है कि निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? वाहनारूढ़ में हुआ है, सत्ताधीश में हुआ है, गंगा जल में या रेखा चित्र में हुआ है? तो आप कहेंगे अधिकरण का पूछा जा रहा है, अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? तब कहेंगे वाहन रूढ़ में जो दिया गया है यह होता है अधिकरण, तत्कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस ऑप्शन में जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, जैसे इसमें कह रहा है पिता उससे पढ़वाते हैं, मतलब पिता जो हैं वह किसी और व्यक्ति से पढ़वाते हैं, कविता या कुछ भी हो, पिता उससे पढ़वाते हैं, आप कहेंगे काम कोई और कर रहा है, सिर्फ इसमें दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि पिताजी उससे कह रहे हैं कि तुम पढ़ो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि राम पढ़ता है, इसको छोड़िए अभी। फिर कह रहा है कि वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, वे जो छात्र हैं वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अर्थात किसी और से काम करवा रहे हैं, तो आप कहेंगे यह भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, करते नहीं यहाँ कराते हैं, मतलब बच्चों से कराते हैं, अध्यापक परिश्रम करवाते हैं, आप कहेंगे कराते हैं, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चा हमारा राम नहीं पढ़ता है, अर्थात यह बी वाला ऑप्शन जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नवा आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो युद्ध करने के लिए इच्छुक हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहा जाता है, जिगीसा कहा जाता है, युयुत्सु कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। युद्ध करने की इच्छा जिसकी हो, युद्ध करने की जिसकी इच्छा हो तो उसे कहते हैं युयुत्सु। युद्ध करने के इच्छुक को जो कहते हैं युयुत्सु कहा जाता है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवगुंठन, कह रहा है अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट होता है, अंगूठा होता है, गांठ बांधना होता है या फिर गूंथना होता है? आप कहेंगे अवगुंठन की बात की गई है, तो अवगुंठन होता है घूंघट को कहा जाता है। अवगुंठन किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे घूंघट को कहा जाता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि आविर्भाव का सही विलोम पूछा गया है, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव होता है या फिर दास्तापूर्वक होता है, कल्पना होता है, अशक्त होता है? तो आप कहेंगे आविर्भाव दिया गया है, आविर्भाव का विलोम जो होता है तिरोभाव होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है, ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध बताए गए हैं? इनमें से कौन सा वाक्य दिया गया है वह शुद्ध बताया गया है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी तरह से जागता रहा, यह तो पहले गलत हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है मैं सारी रात भर जागता रहा, अगर पूरी रात सारी रात कह रहा है तो भर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें,
मैं सारी रात जागता रहा, यह भी वाक्य सही हो जाता है। फिर दूसरा कह रहा है मैं पूरी रात, इसमें भी वही दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ जो है भर शब्द का नहीं, अगर पूरा रात कह रहा है या सारी रात कह रहा है तो उसमें जो है दूसरा शब्द आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे मैं सारी रात जागता रहा, यह वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप गलत ढूंढने की कोशिश कीजिए, सही अपने आप निकल जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शार्दुल होता है, अहि होता है, हिरन होता है, कुरंग होता है। मृगेंद्र जो होता है दोस्तों, यह शेर को कहते हैं। तो शेर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे शेर का पर्यायवाची एक होता है शार्दुल। ठीक है, तो आप कहेंगे ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है शुद्ध वर्तनी छाटिए, इसमें किसकी वर्तनी जो है शुद्ध बताई गई है? युधिष्ठर या फिर द्वारिका, कवियत्री, अवतार। तो आप कहेंगे द्वारिका कोई शब्द नहीं होता, कहा जाता है इसमें द्वारका होता है। ठीक है, द्वारका होता है। युधिष्ठर नहीं, युधिष्ठर होता है। आप कहेंगे कवियत्री भी गलत होता है, कवियत्री होता है, वह पे मात्रा नहीं रहेगी इसमें। बाकी बचा हमारा अवतार। अवतार जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे वर्तनी की दृष्टि से अवतार बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हरदी होता है, हरिद्रा होता है, हल्दिका होता है, हरिद्रका होता है। तो आप कहेंगे हल्दी का पूछा जा रहा है, हल्दी का जो तत्सम रूप होता है हरिद्रा होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कह रहा दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं बनता, तो आप कहेंगे इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरे काम का बुरा नतीजा, इससे कोई लेन देन ही नहीं इस शब्द में है। कह रहा विरोध में ना आना, विरोध में ना आना यह भी नहीं होता है। कह रहा है कि अटकेगा तो भटकेगा, या फिर कह रहा है शिथिल होना, शिथिल होला भी नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे अटकेगा तो भटक जाएगा। अर्थात आप किसी मतलब पढ़ाई के दौरान हम बात करें, किसी पढ़ाई में हैं आप, किसी और दूसरे काम में लग गए हैं, तो आप पढ़ाई से हट गए हैं, तो आप कहेंगे अटक गए, किसी दूसरे काम में बच गए, तो अर्थात आप पढ़ाई से नाता बिल्कुल ही तोड़ दिए, भटक जाएंगे पैसे के चक्कर में। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप कुछ काम कर लिए, सोचे थोड़ा पार्ट टाइम के लिए काम कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ पैसा होने लगेगा, तो आप कहेंगे पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ देंगे, पैसे की तरफ आपका ज़्यादा लगाव हो जाए, तो आप कहेंगे अगर अटक जाएंगे तो भटक जाएंगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा असंगत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है, उसकी हमें पहचान करना है। इसमें बताया गया है, कह रहा है कि अफसोस फारसी शब्द है, तो आप कहेंगे जी अफसोस जो है यह फारसी शब्द दिया है। कैंची एक तुर्की शब्द दिया गया है, यह कैंची भी तुर्की शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है। डिब्बा, डिब्बा जो दिया गया है यह अंग्रेजी शब्द ना होते हुए देशज शब्द है। कौन है? देशज शब्द होते हैं। डिब्बा, लोटा, छटपट, झटपट, ये सब जो होते हैं यह देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो अपने सीमित क्षेत्रों भर बोले जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। ठीक है, आप अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसा शब्द बोलते होंगे जो कहीं और नहीं सुनने को मिलता है, तो आप कहेंगे वह देशज शब्द होते हैं जो अपने सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो आप कहेंगे डिब्बा जो दिया गया है देशज शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वृंदावन, कह रहा वृंदावन बृहत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। कह रहा वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जनी संग डोले बोले मोर। तो आप कहेंगे नीरद, नीरद दिया गया है, आप कहेंगे बादल है। यामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। जान अर्थात बादल और बिजली चमक रहे हैं, डर लग रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ जो डर की संभावना हो रही, तो आप कहेंगे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा कि साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगी, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगी।
सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, अर्थात आप कहेंगे इस पंक्ति में छंद आपसे पूछा गया है। तो छंद की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरण पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें आप उदाहरण से बिल्कुल पता लगा सकते हैं यह किसका उदाहरण है। तो आप कहेंगे यह गीतिका का उदाहरण है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें विशेषण कौन सा है। कह रहा है कि राम जो है बाजार से 4 किलो आटा लाया, 4 किलो की, यहीं आप ध्यान से देखिए 4 किलो आटा लाया, क्या अनिश्चित परिणाम है, निश्चित नहीं किया गया, तो कहेंगे आप यह तो गलत हो जाए, क्योंकि उसने निश्चित कर दिया कि वह 4 किलो ही आटा लाया है, तो पहला गलत हो गया। सार्वनामिक है, सार्वनामिक नहीं होगा इसमें। निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, निश्चित कर रहा है कि राम बाजार गया है और 4 किलो आटा ही लाया, तो आप कहेंगे 4 किलो लाया है, निश्चित है, पूरा कंफर्म 4 ही किलो लाया है। गुड़ कोई रंग दोष इसके नहीं है, तो आप कहेंगे डी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगी कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। जहाँ कंफर्म हो जाए कि इतना ही काम किया गया है, तो आप कहेंगे निश्चित होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दीर्घ आयु हो, किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है। दीर्घ आयु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है, या हर्ष बोधक है, संबोधन बोधक है, या फिर आशीर्वाद बोधक, या फिर संबंध बोधक। तो आप अक्सर आशीर्वाद किसी से लेते हैं तो वह कहते हैं दीर्घ आयु भव, आपसे अर्थात आशीर्वाद बोधक हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कृष्ण भक्ति के कवि, सॉरी, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि का कौन सा काल नहीं है। कौन से कवि जो है कृष्ण भक्ति के नहीं है। सूरदास हैं, रसखान हैं, कृष्णदास हैं, तुलसीदास हैं। पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति कवि के कौन से, कह रहा है कि कृष्ण भक्ति काल के कवि नहीं है, नहीं है कवि, तो अर्थात आप कहेंगे जो तुलसीदास हैं यह कृष्ण भक्ति के कवि नहीं है, यह राम भक्ति के कवि थे। क्या हो जाएगा, राम भक्ति। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। आ उपसर्ग नहीं लगा है, यह हमसे पूछा गया है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, अगर इसमें हम इसका विच्छेद करते हैं आ जन्म, अगर आ हम हटा देते हैं जन्म एक हमारा अर्थ निकलता है, तो आप कहेंगे यह तो हमारा बिल्कुल लगा है उपसर्ग। आकर्षक, इसमें से अगर हम आ निकाल देते हैं तो कर्षक भी हमारा एक अर्थ होता है। आगमन, आगमन में अगर हम आ निकाल देते हैं गमन अर्थात जाने वाला, आप कहेंगे इसमें भी उपसर्ग लगा है। लेकिन आदरणीय में बात करते हैं, अगर आ हम निकाल देते हैं इसमें से संधि विच्छेद इसका करते हैं, आ प्लस आदरणीय होता है, तो आप कहेंगे दरणीय कोई शब्द नहीं होता, अर्थात इसमें जो दिया गया है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, आ उपसर्ग नहीं लगा है, अर्थात डी वाला ही हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न वाक्य में त्रुटि किसमें है। त्रुटि किसमें है, किस वाक्य में दिया गया है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरा से बुरा आदमी होता है या बुरे से बुरे आदमी, सॉरी बुरे से बुरा आदमी, आप कहेंगे खराब से खराब आदमी जो है सम्मान चाहता है, अर्थात आप कहेंगे बुरा से बुरा नहीं होता है, जो है बुरे से बुरे आदमी जो होते हैं वह सम्मान चाहते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य में बदला गया है। कृत्यवाच्य में बदला गया है कौन सा हो जाएगा, आज घूमने चला जाए, कल, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कह रहा है कि आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा जाएगा। जहाँ के द्वारा आता है दोस्तों वहाँ आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, तो कृत्यवाच्य इन दोनों में भी नहीं है, तो आप कहेंगे सी और डी तो गलत हो गए। अब कह रहा है आज घूमने चला जाए या फिर कल देर तक पढ़ें, तो आप कहेंगे आज घूमने चला जाए, अर्थात घूमने यहाँ भाव निकल रहा है, आप कहेंगे यह तो भाववाचक हो जाएगा, तो यह भी हमारा गलत हो गया। बचा हमारा कृत्यवाच्य कौन है, आज कल देर तक पढ़ते हैं, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहते हैं। हिंदी कालीन के जो है, हिंदी साहित्य के आदिकालीन का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं, आप कहेंगे विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव कहते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो आप कहेंगे अवधी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ब्रज जो है, ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। खड़ी बोली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। लेकिन मैथिली जो है यह आपके बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है, मैथिली भाषा। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं। सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं। श्याम सुंदर दास हैं, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप कहेंगे सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले जो व्यक्ति हैं श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुन सखी। कह रहा अखिया हरिदर्शन की भूखी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। अखिया हरिदर्शन को भूखी अर्थात कोई स्त्री किसी के वियोग में है। आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वह कह रहा है हरि का दर्शन हम देखने चाहते हैं, हमारी आंखें जो हैं उनको देखने के लिए तरस रही हैं। तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोग रस श्रृंगार हो जाएगा, अखिया हरिदर्शन को भूखी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो आप कहेंगे वह लड़का, वह लड़का अर्थात कन्फर्म है उसी को कह रहे हैं। तो आप कहेंगे निश्चयवाचक है। वह लड़का जो है सामने वाला लड़का वह बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे वह जो है निश्चय कन्फर्म हुआ है, अच्छा लड़का है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भाषा के रूप में है। सूरदास की भाषा कौन है। अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली या मैथिली है। तो आप कहेंगे मैथिली तो बिल्कुल नहीं थी। ब्रज भाषा जो है सूरदास की यह भाषा है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 32 नंबर का प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता। इसमें वाच्य क्या है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। नहीं अर्थात जितने भी नहीं वाले शब्द होते हैं वह जो है भाववाचक को दर्शाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। ठीक है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से हमारे गद्यांश के प्रश्न शुरू होते हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसके आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ से 42 नंबर के प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश कितने मंडल में बांटा गया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को कितने मंडल में बांटा गया है। तो आप कहेंगे यह बांटा गया है कितने, 18 मंडल में बांटा गया है, अर्थात ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि काला नमक चावल की किस्म को जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक के लिए किसे चुना गया है, किस जिले को। तो आप कहेंगे काला नमक के लिए जो चुना गया है इनमें से आपका हो जाएगा कौन सा, सिद्धार्थनगर। ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी से प्रश्न को हम करेंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर की स्थिति की बात की गई है तो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिएगा जाकि ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम आगे वीडियो जल्दी से जल्द ला सकते हैं। ठीक है, जितना लाइक रहता है उतना ही अच्छा लगता है और कमेंट जितना आप कर सकते हैं उतना भी और अच्छा होता है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है किन दो शहर को जोड़ता है। तो आप कहेंगे यमुना एक्सप्रेसवे जो है आगरा और नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। काली मिट्टी के लिए आप कहेंगे आजमगढ़ जाना जाता है, आजमगढ़ का निजामबाद। कह रहा है कि चीनी मिट्टी के लिए जो जाना जाता है, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा जाना जाता है। आप कहेंगे खुर्जा जाना जाता है या बुलंदशहर का खुर्जा। पीतल से आप कहेंगे मुरादाबाद को जाना जाता है। सीसा से आप फिरोजाबाद को, कांच नगरी या फिर चूड़ी नगरी भी कहते हैं फिरोजाबाद को। तो आप कहेंगे पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा।
पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा। आप कहेंगे पहले का चौथा जो है केवल ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप यहाँ बी वाला बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, बी वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था। किस शहर का नाम महोदय श्री था, जो चेंज करके वर्तमान समय में उसे क्या रख दिया गया है, महोदय श्री। वर्तमान समय को कन्नौज कहते हैं। कन्नौज का जो है पुराना नाम, इसे महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर या फिर मंदिर वास्तुकला किस शैली का एक उदाहरण है। खजुराहो का जो मंदिर है वह किस वास्तुकला का जो है उदाहरण बताया गया, तो आप कहेंगे नागर शैली का वह उदाहरण है, जो कि नागर शैली चंदेल राजाओं द्वारा निर्माण किया गया है खजुराहो के जैन मंदिर का। पूछा गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्ता निकाय राष्ट्र जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी, यह आपका किया गया था 2003 में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्या भांगड़ा है, मणिपुर है, भरतनाट्यम है, फिर कथक है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे भांगड़ा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसकी मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे टका उसकी मुद्रा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल है के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है, मिशन इंद्रधनुष। तो आप कहेंगे मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। किस उत्सव में दिए जाते हैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, तो आप कहेंगे गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि श्रीलंका भारत से किसके द्वारा जो है अलग होता है। जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले कौन से जल संधि है, तो आप कहेंगे पाक जल संधि है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 55 नंबर का जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और होता है इन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन डी बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा गया 46 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात की गई है, ना कि स्थापना की। तो आप कहेंगे 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1935 में क्या हुआ था, आप बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, किस सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो आप कहेंगे स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन जो है आपका सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों को हुआ था। हरित क्रांति से किसको ज़्यादा लाभ हुआ था, किस फसल का, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो हुआ था गेहूं पर हुआ था। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत दिए गए हैं। कौन सही सुमेलित है उसकी हमको चयन करना है। देखिए इसमें कह रहा है बाक्साइड लोहरदगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बाक्साइड लोहरदगा से ही संबंधित है। बाक्साइड लोहरदगा यह आपके झारखंड के क्षेत्र में मिलता है। बाक्साइड जो है मैग्नीज की बात कर रहा है बैलाडीला की खान से। बैलाडीला की खान से मैग्नीज नहीं निकाला जाता है, बैलाडीला की खान से लोहा मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, लोहा मिलता है। तालचेर की बात करें तो तालचेर जो है यह कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, उड़ीसा में स्थित है। ताल क्षेत्र उड़ीसा के लिए। कोडरमा की बात करें, कोडरमा जो है अपभ्रंश के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यमुनोत्तर जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है यह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल क्रम अनुसार सेट करना है। प्राक ऐतिहासिक के बारे में बताया जाए, पहले कौन सा काल आता था।
पूरा पाषाण काल, 1 मिनट छोटा करते हैं जी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पहले में दिया गया है। दूसरा कह रहा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल तो पहला ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो आप कहेंगे सबसे पहले जो हुआ था यह पूरा पाषाण काल हुआ था, उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि इसमें दिया है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नाटकों के रचयिता कौन है। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नाटकों के रचनाकार कौन है। तो आप कहेंगे हर्षवर्धन द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न है, और कह रहा रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष बैठाया गया था। रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठाया गया था। रजिया सुल्तान दोस्तों यह बैठी थी 1236 से 1240 तक इसका कालक्रम था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान की बात करें तो यह इल्तुतमिश की बेटी है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में कई लेखकों ने लिखा है कि रजिया सुल्तान अगर वह महिला ना होती तो उसका कई शासकों में नाम लिया जाता है, कई महान शासकों में उसका नाम लिया जाता है रजिया सुल्तान का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का काल क्रमानुसार कौन सा, पहले कौन सी कंपनी आई थी भारत में। आप कहेंगे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आई थी, आप कहेंगे पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल किस किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, चौथे में दिया है, बाकी तो डी और बी वाले गलत हो जाएंगे। अब बताइए कि पुर्तगाल के बाद कौन सा आया था। पुर्तगाल के बाद आए थे डच आए थे, डेन नहीं आए थे। तो पहला भी आप, तीसरा वाला भी गलत हो गया। तो आप कहेंगे ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज, फिर डेन, तब लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। जब 1946 में अंतरिम सरकार थी तो उस समय वित्त मंत्री का कार्यकाल कौन संभाल रहे थे। तो आप कहेंगे उस समय वित्त मंत्री का जो कार्यकाल संभाले थे लियाकत अली खान थे। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है। पुनरावलोकन की बात की गई तो यह यूएसए के संविधान से ली गई है, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग संख्या 4 में, यह बिल्कुल सही है। राज्य का संबंध भाग संख्या 6 में दिया गया, यह सही है। अगला देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी जो है भाग संख्या 18 से संबंधित है। तो आप कहेंगे नहीं, महान्यायवादी को भाग संख्या 5 में ही पढ़ा जाता है। तो आप कहेंगे सी वाला ही गलत है। बाकी राज्य और राज्यों के संघ अधीन सेवाएं भाग संख्या 14 में, यह भी सही है। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ गलत बताया गया था। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है संसद के किस सदन से लगाया जाता है। तो आप कहे कि संसद के किसी भी सदन से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। किस सदन को जो है भंग नहीं कर सकते हैं, सदन जो है सदन को समाप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भंग नहीं किया जा सकता किस सदन को और समाप्त किया जा सकता है। तो आप कहेंगे विधान परिषद को जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता, सीधे समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। संघ लोक सेवा अध्यक्ष की बात की गई है। तो आप कहेंगे इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परीक्षक नहीं है। इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक खाद्य परीक्षक नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। तो आप कहेंगे अलमराज जो होता है इसे खाया नहीं जाता। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 72 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। इनमें से कौन सी एक अधातु है जो कई रूपों में पाई जाती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन जो दिया गया कार्बन जो है कई रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी की बात करें तो एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रिटेक्स बीमारी होती है।
रिकेटस बीमारी जो होती है किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस की बीमारी जो होती है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। सी की बात करें तो स्कर्वी होता है। ठीक है। बी की बात करें तो वेरी होता है। ए की बात करें तो क्या होता है? रतौंधी होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की इकाई पूछा गया है तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमने कल के वीडियो में बताया था कि आप कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने जगह का एक बार नाम कमेंट कर दीजिएगा। कुछ लोग हालांकि किए थे और कुछ भाई हमारे जो हैं कमेंट नहीं किए थे, उसको हम देखना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे अपने जगह का नाम से। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है वह ज़रूर बताइएगा कमेंट से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, शाम के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।